प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय पालंदे। जैसा कि आज हम अगला पाठ नेताजी का चश्मा उसका वाचन करेंगे और उसको समझेंगे। हमने प्रथम अध्याय में सूरदास के पद पढ़े थे। आज हम नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम स्वयं प्रकाश द्वारा विरचित इस पाठ में हम स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानेंगे। स्वयं प्रकाश जी जो कि एक कहानीकार है, इनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इन्होंने राजस्थान के एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी भी की। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संतान आदि मुख्य है। पाठ परिचय के बारे में जानने से पहले, जैसा कि प्यारे बच्चों आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि देश किसी भौगोलिक भूभाग का नाम देश नहीं है। अगर आपने भारत की खोज पढ़ा हो तो उसमें नेहरू जी के अनुसार भारत माता की जय, इसका मतलब क्या होता है? अर्थात तो भारत कोई भौगोलिक देश की जय नहीं है, अभी तो भारत में रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले सभी भारतीय एवं वहाँ की सभी भावनाओं की जय होती है। इसी तरह इस पाठ में भी हमें ये जानना है कि देश केवल भूभाग का नाम नहीं होता है, अपितु देश बनता है नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से, और सबसे प्रेम करने और समृद्धि के लिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हम सब से, हमारी भावनाओं से देश बनता है। प्रस्तुत पाठ नेताजी का चश्मा ये कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश में करोड़ों नागरिकों के योगदान को बताती है, जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कोई प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है। केवल इसमें एक बॉर्डर पर काम करने वाले सैनिक या भारतीय ही नहीं, अभी तो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य एवं देशभक्ति एक छोटे बच्चे से भी निर्वहन हो सकती है। अर्थात देशभक्ति की भावना हर किसी में व्याप्त होती है। यह पाठ इसी बात को इंगित करता है। सर्वप्रथम इस पाठ में हालदार साहब, जो कि मुख्य पात्र के रूप में आते हैं, हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बे की रूपरेखा उन्होंने बताई है कि कस्बों में एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर है। इसके बाद उसी कस्बे में नगरपालिका है। नगरपालिका के बहुत सारे कार्य बताए गए हैं, जिसमें कबूतरों की छतरी बनवाना है, कवि सम्मेलन करवाना है, साफ सफाई करवाना है, सड़कें पक्की करवाना है। अब इसके बाद में उस कस्बे में एक शहर का, उसी हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जिसका कल्पनात्मक नाम मोतीलाल जी आया है, उन्हें प्रतिमा का कार्य दिया गया कि आपको इस कस्बे में एक प्रतिमा लगानी है। महीने भर का उन्हें समय दिया गया। ड्राइंग मास्टर ने वह प्रतिमा बना दी, जो काफ़ी सुंदर थी, मासूम जैसी लगती थी। अर्थात सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपको इस चित्र में नज़र आ रहा है, उनकी मूर्ति को लगा दिया। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देख करके हमें भी बहुत सारे नारे याद आते हैं। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
इस तरह ये मूर्ति बहुत कमसीन, मासूम और सुंदर लग रही थी। बस इस मूर्ति में जो कमी थी वह सिर्फ एक थी, वह थी कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ये पूरा हमारा पाठ इसी बात पर घूमता है, मूर्ति के चश्मे को लेकर के किस किस के हृदय में क्या क्या भावनाएं आती हैं। अब इस चश्मे में हो सकता है कि चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब जिसने लगाया उसने किस भावना से लगाया, इसके बारे में जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन चश्मा संगमरमर का क्यों नहीं बना, इस पर भी अगर बहुत सारे सवाल है कि शायद हो सकता है कि 1 महीने का समय था तो ड्राइंग मास्टर भूल गया होगा। हालदार साहब जो कंपनी के काम के सिलसिले से हर 15वें दिन कस्बे से गुजरते थे, तो उनकी एक पुरानी आदत थी कि वो एक पान वाले की दुकान पर पान खाते थे, दूसरा उस मूर्ति को निहारते थे, उस मूर्ति का सूक्ष्म अवलोकन करते थे। हर दिन हालदार साहब को उस मूर्ति पर एक परिवर्तन दिखता, चश्मा लगा हुआ रहता, संगमरमर का नहीं था लेकिन वह चश्मा हर दिन परिवर्तित होता रहता। अर्थात चश्मा वास्तविक रूप से कोई न कोई लगा करके जाता था। कभी मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा, कभी गोल चश्मा, तो कभी अन्य। अब हालदार साहब की आदत पड़ गई कि वो उस चश्मे को हमेशा निहारते, पान खाते। अब हम दूसरे पात्र के बारे में बात करते हैं, पान वाला। इसका व्यक्तित्व बताना चाहूँगा। बाह्य व्यक्तित्व में वह एक काला मोटा व्यक्ति था, उसकी तोंद थी, इसके अलावा उसके दांत काले थे क्योंकि वह पान खाता रहता था, लाल काली बत्ती सी कह सकते हैं। तो हलदार साहब ने जिज्ञासावश से एक बार पूछा कि भाई ये कौन करता है, इस मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है। तो पान वाले ने कहा कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हलदार साहब को जिज्ञासा बढ़ी कैप्टन चश्मे वाला क्यों चेंज करता है। तो पान वाले ने कहा मान लो कोई ग्राहक आ गया तो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, वह चश्मा उतार के दे देता है और दूसरा चश्मा वापस मूर्ति पर लगा देता है। अब हलदार साहब को कुछ कुछ बातें उनके समझ में आ रही थी कि भाई इस तरह से कोई चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और वो चश्मा बदलता है। लेकिन जब दूसरा उन्हें समझ में आ गया कि जब कोई फ्रेम की दरकार होती है उसी फ्रेम की, तो वह मूर्ति से चश्मा उतार देता है और दूसरा चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता है। अर्थात कर्म प्रधान है, कर्म भी करता है और साथ में देशभक्ति की भावना भी उसमें विद्यमान है। लेकिन अब हालदार साहब को फिर से वही प्रश्न आया, पान वाले से पूछा कि इसका ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो पान वाला जो है उस पर हंसते हुए कहा कि भाई हो सकता है मास्टर बनाना भूल गया हो। पान वाले के लिए हो सकता है मज़ेदार बात हो ये कहते हुए, लेकिन हालदार साहब उस मास्टर मूर्तिलाल के बारे में सोचते हैं कि बेचारे को 1 महीने का समय मिला होगा और उन्होंने वह चश्मा शायद नहीं बनाया होगा। ये चित्र हम देख सकते हैं, मान लीजिए ये पान वाला है। इसके बाद हालदार साहब पान के पैसे दिए, पान खाए, पैसे दिए और फिर रवाना हो गए। अब उनके प्रश्न आया इसका नाम कैप्टन क्यों है, क्या कोई ये आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। तो इसी तरह वह सोचते सोचते आगे गए और जब उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो पान वाले से कहने पर कि ये कैप्टन कोई आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है क्या। तो पान वाले ने कहा कि भाई वह तो लंगड़ा है। इस तरह पान वाले की देशभक्ति के प्रति जो तौहीन है उससे हालदार साहब को बुरा भी लगा। और इसके अलावा जब 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से जाते और हर दिन उस मूर्ति पर चश्मे को परिवर्तित होते हुए देखते, कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े फ्रेम वाला चश्मा आदि।
अब इसमें हम जो दो पात्रों के बारे में विश्लेषण करें, क्योंकि हवलदार साहब देशभक्ति की भावना थी, हवलदार साहब वहाँ रुकते भी थे। पान वाले में देशभक्ति की भावना नहीं थी, क्योंकि वो कैप्टन का मजाक भी उड़ाता है, उसकी विकलांगता पर हंसता भी है, उसकी गरीबी पर हंसता है, और उसको चश्मा पान वाला देखता है चश्मा लगाते हुए, लेकिन उसको इसका अर्थ नहीं समझ में आता कि इसमें देशभक्ति की भावना, जितनी बात हवलदार साहब समझ पाते हैं। अब एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा हुआ था। चौराहे पर अधिकतर दुकानें बंद थी। दोबारा आए तो उस समय भी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अब हवलदार साहब ने जिज्ञासावश अपनी गाड़ी रुकवाई और पान वाले से पूछा कि क्यों भाई, यहाँ इस मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाला उदास हो गया, पान थूका और सिर झुका करके बोला, साहब कैप्टन मर गया। हवलदार साहब एकदम चुप हो गए, मानो बहुत गहन गंभीर अवस्था में खो गए हो। फिर पान के पैसे दिए और रवाना हो गए। हवलदार साहब को लगा कि क्या होगा उस कौम का जो अपने खातिर, अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ होम कर देने पर भी हंसती और बिकने के मौके ढूंढती। अर्थात कैप्टन ने अपने आजीवन उसका यही कार्य था, चश्मे बेचता था। कोई ग्राहक आता, वह चश्मे, और मान लो कि वह मूर्ति वाला ही चश्मा चाहिए तो वह मूर्ति से चश्मा उतारता, फिर दूसरा देशभक्ति की भावना के तहत लगा देता। लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई। अब हवलदार साहब को लगा कि देश पर प्राण देने वाले या देश के लिए करने वाले हैं, लेकिन अब उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अब इस मूर्ति पर कोई चश्मा लगा पाएगा। इसलिए जब भी वो उधर से गुजरते, जब भी गाड़ी में बैठ के आते कस्बे से हर 15वें दिन, तो वो ड्राइवर को भी कह देते कि भाई गाड़ी तेज़ चलाना, क्योंकि उन्हें ये था कि इस मूर्ति पर अब चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। अब एक बार उसने, हवलदार साहब ने जब कह दिया कि चौराहे पर गाड़ी को नहीं रोकना है, अगले चक्कर में हमें सीधा चलना है, लेकिन जो ही वो उधर से निकलते थे तो आदत से मजबूर आंखें तो नज़र तो चली जाती थी। तो जब उनकी नज़र उस मूर्ति पर गई तो उन्होंने देखा कि एक मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। हवलदार साहब ने तुरंत ड्राइवर को ब्रेक लगाने के लिए कहा, खुद उतरे, दौड़े दौड़े गए, देखा मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा था। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सरकंडे का छोटा सा चश्मा कौन बना सकता है? बच्चे, छोटे बच्चे। छोटे बच्चों में ये भावना आई कि इस मूर्ति पर जो कार्य कैप्टन करता था वह कार्य हम करें, और उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया। इस तरह इस कहानी का अंत होता है भावुक रूप से दो प्रकार से। नंबर 1 कैप्टन की मृत्यु, और नंबर 2 कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ सीख ये पाठ छोड़ जाता है। नंबर 1 कि देशभक्ति हमें अपने कर्तव्यों के साथ हमेशा निर्वहन करनी चाहिए, और अगर हम देशभक्ति की भावना हमारे हृदय में है तो हम एक सच्चे देशभक्त हैं। हमें उसको जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जहाँ ज़रूरत हो हमें उसका निर्वहन करना चाहिए। नंबर 2, देशभक्ति का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देशभक्तों का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वह एक बच्चे के रूप में हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो। हम अगर सहयोग नहीं कर सकते तो उनके बीच में हमें कांटे के रूप में नहीं आना चाहिए। नंबर 3, देश के जवान देशभक्ति के लिए हमारे लिए बहुत करते हैं, हम उन्हें तहे दिल से सलाम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक सीमा पर जाकर ही हम देशभक्ति की भावना प्रदर्शित करें। हम देशभक्ति की भावना अपने घर से, अपने समाज से, अपने राज्य से, अपने देश से, किसी भी तरह हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां हम निभाकर भी हम देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। प्रस्तुत पाठ भी यही संदेश देता है
कि देशभक्ति की भावना सभी में विद्यमान होनी चाहिए। नंबर 4, ये जो पाठ है इसमें आपके सामने जैसा कि 4 पात्र हैं। नंबर 1 हालदार साहब। आपको इसमें सकारात्मक हालदार साहब से उदाहरण लेना है। आपको ये उदाहरण नहीं लेना है कि हालदार साहब पान खाने रुकते थे तो हमें भी पान खाना चाहिए। ये सिर्फ पाठ की एक कल्पनात्मक कहानी है, लेकिन पान वाले से बात करना इस कहानी का कथ्य आगे बढ़ाता है, इसलिए इसमें ये दिया गया। तो हालदार साहब से हमें जो शिक्षा मिली कि उनके हृदय में देशभक्ति की भावना थी और उसी देशभक्ति की भावना के तहत वो हर दिन, जब भी वो हर 15वें दिन चक्कर लगाते थे, उस मूर्ति को देखते थे, उस पर चश्मा देखते थे और अपने आप में एक अभिमान, देश के प्रति उन्हें गर्व महसूस होता था कि देश के लिए करने वाले हैं। नंबर 2, हालदार साहब को बुरा कब लगा? जब पान वाले ने कैप्टन की मजाक उड़ाई। नंबर 3, हालदार साहब को अच्छा कब लगा? जब कैप्टन की मृत्यु के बाद भी हालदार साहब भी लगभग टूट गए थे, लेकिन जब बच्चों ने उन पर मूर्ति के सरकंडे का चश्मा लगाया। नंबर 2, कैप्टन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कैप्टन अपना कार्य प्रतिदिन करता है, कर्म करता है, जैसा कि उसका कर्म है चश्मे बेचना। अपनी गरीबी में भी वह खुश रहता है और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को, यानी बहुत कम होने पर भी वह देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। जबकि व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा होने पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के लिए कुछ भी नहीं करते। शायद आज की स्थिति में यह पाठ हमें बहुत ज़्यादा सबक देता है। हमारा एक छोटा सा योगदान देश के प्रति, देशवासियों के प्रति कितना अहम साबित हो सकता है, इस पाठ से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। कैप्टन के बाद पान वाला देश के प्रति जो मजाक उड़ाता है, उससे यह है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें देश में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को भी ये पाठ इंगित करता है। और अंत में छोटे बच्चे जो कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाते हैं, इस बात को प्रकट करता है कि देशभक्ति की भावना न केवल बड़ों में अपितु छोटों में भी पाई जाती है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति में देशभक्ति की भावना है तो वह देश सीमाओं से नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से एक सशक्त राष्ट्र कहलाता है। प्यारे बच्चों, आशा है कि ये छोटा सा वीडियो नेताजी का चश्मा आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा पहला पाठ सूरदास उसको अच्छी तरह समझा होगा, उसके प्रश्न उत्तर आपने किए होंगे। हमारा ये जो दूसरा पाठ है नेताजी का चश्मा, इसको पढ़ने के बाद में इसके ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको सोचने हैं। हालदार साहब किस काम से कस्बे से गुजरते थे? कस्बे में क्या क्या सुविधाएं थी? नगर पालिका क्या क्या कार्य करवाती है? नगर पालिका ने किसकी प्रतिमा लगवाई? मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? मूर्तिकार ने सुभाष चंद्र बोस की कैसी मूर्ति बनाई? नेताजी की मूर्ति, उसमें क्या कमी रह गई थी? हालदार साहब की कौतुक यानी विस्मयपूर्ण मुस्कान का क्या कारण था? आप इन प्रश्नों को सोचना और इनके आपस में विचार विमर्श करके उत्तर देने की कोशिश करना। हम बहुत जल्दी अगला पाठ लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। मैं राजाराम वैष्णव, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।